Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार किस विधि को अपने शिक्षण में अपनाना चाहिए, कौन सी विधि सर्वोपयुक्त विधि है जिसको अपनी शिक्षण व्यवस्था में अपनाना चाहिए। टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में उपयुक्त शिक्षण सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की है। टैगोर का यह विश्वास था कि शिक्षण विधि वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। वह लिखते हैं कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो छात्रों के सामने उपस्थित है, उनमें निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। उन्होंने वहां क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। टैगोर स्व प्रयास व स्व चिंतन द्वारा सीखने पर बल देते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो व्यक्ति सीखता है वो स्थायी होता है और बहुत ही जल्दी सीख पाता है, तथा व्यक्ति जो करके सीखता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी सबसे ज्यादा करके सीखने पर बल देते हैं कि बालक अपने स्व प्रयास व स्व चिंतन के द्वारा सबसे जल्दी सीखता है और सबसे अच्छा सीखता है। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शिक्षण पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक करके सीखे। वह छात्रों को किसी न किसी प्रकार की दस्तकारी को भी सिखाना आवश्यक मानते थे। करके सीखने की मान्यता प्रदान करते हुए वह भ्रमण द्वारा सीखने को भी महत्व प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि बालक जो करके सीखता है वो सबसे अच्छा सीख सकता है। इसलिए उन्होंने भ्रमण विधि को सबसे उपयुक्त विधि माना है कि बच्चे को भ्रमण के लिए ले जाया जाए और वहाँ बच्चा जो सीखेगा, बालक जो सीखेगा वो बहुत अच्छा सीखेगा और स्थायी सीखेगा। उनके अनुसार भ्रमण करते हुए पढ़ाना शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। भ्रमण द्वारा जब छात्र स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है तो उसे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। टैगोर पाठ्य पुस्तक विधियों के साथ साथ प्रश्नोत्तरी विधि, वाद विवाद विधि को भी शिक्षण में उपयुक्त मानते थे। उनके मत में व्याख्यान विधि अनुपयुक्त होती है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्राह्मण विधि को सबसे उपयुक्त विधि माना है और इन्हीं के साथ ही वो वाद विवाद व प्रश्नोत्तर विधि का भी समर्थन करते हैं कि हमारी पाठ्य योजना में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि को अपनाना चाहिए। भ्रमण विधि सबसे उपयुक्त विधि है और वो व्याख्यान विधि को अनुपयुक्त विधि मानते हैं कि यह विधि बच्चों को बोरिंग करती है, बच्चों को दबाव बनाती है बच्चों पर। अब देखिए दोस्तों, टैगोर जी के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी विचार कि हमारी शिक्षा योजना में हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या किन किन क्रियाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। टैगोर शिक्षा का उद्देश्य मानव का पूर्ण विकास मानते हैं। इसी आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करना चाहते हैं। भारतीय विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रमों के विरुद्ध उनके बहुत बड़ी शिकायत थी। उनका कहना था कि इस पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। वह केवल मात्र छात्रों को दंडित करने की ओर प्रेरित करता है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी, हमारे विद्यालयों में चल रही थी, उनके वो विरुद्ध थे। वो कहते थे कि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, जो छात्रों को दंडित करने की ओर अग्रसर होती है। टैगोर का विचार था कि पाठ्यक्रम को जीवन के संपूर्ण अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालक के ज्ञान की जिज्ञासा की पूर्ति में सहायक तो होना ही चाहिए, साथ ही उसे बालक के नित्य के जीवन से संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रकृति की शिक्षा में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में जीवन के संपूर्ण अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमारे संपूर्ण जीवन से संबंधित होना चाहिए।
जिसमें बालक के ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ति कर सकें, साथ ही बालक के नित्य जीवन से संबंधित हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि एक पाठ्यक्रम में वो सारी क्रियाएं सम्मिलित करनी चाहिए जो बालक के जीवन से जुड़ी हुई हैं, तथा प्रकृति की शिक्षा में संतुलन स्थापित होना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण के साथ संतुलन होना चाहिए। टैगोर ने पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया है। देखिए दोस्तों, टैगोर जी ने अपने पाठ्यक्रम में किन किन भाषाओं और किन किन क्रियाओं को शामिल किया है और किन किन विषयों को शामिल किया है, देखते हैं। फर्स्ट, भाषा एवं साहित्य, मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, रूसी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन आदि। सेकंड, गणित। थर्ड, विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव जंतु, प्रकृति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि। फोर्थ, सामाजिक विषयों के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल आदि। फिफ्थ, कृषि व टेक्निकल विषयों को भी सम्मिलित किया है। सिक्स्थ, कला, संगीत, नृत्य, अभियान आदि को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान। नेक्स्ट, अन्य क्रियाएं जैसे बागवानी, ब्राह्मण, क्षेत्रीय अध्ययन, अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह आदि। 9, पाठ्यक्रम उत्तर क्रियाएं, समाज सेवा, खेलकूद आदि। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि उपयुक्त सारे विषयों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, सारी क्रियाओं को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, उन्होंने शिक्षण की सबसे उपयुक्त ब्राह्मण विधि को माना है, क्षेत्रीय विधि को माना है कि बच्चा करके सीखता है, देख के सीखता है, प्रकृति की गोद में सीखता है ना। तो इन्होंने सारी क्रियाओं को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। अब देखिए दोस्तों, टैगोर जी के अनुसार अनुशासन संबंधी विचार। टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारक थे, उन्हें अनुशासन प्रिय माना जाता है और वो बालक को अनुशासित रहने पर बल देते हैं कि एक बालक को उसके जीवन में अनुशासन से रहना चाहिए। टैगोर नैतिक विकास के लिए अनुशासन को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा अनुशासन ही अच्छा अनुशासन है। बाहर से थोपे जाने वाला अनुशासन उचित नहीं है। वह दमनात्मक अनुशासन के प्रबल विरोधी हैं और आंतरिक अनुशासन को मान्यता प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि नैतिक जीवन में और नैतिक विकास के लिए बालक को अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और आत्मानुशासन ही सबसे अच्छा अनुशासन है। यदि किसी बालक पर बाहर से अनुशासन थोपा जाएगा तो बालक दमनात्मक अनुशासन होगा और यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी दमनात्मक अनुशासन के प्रबल विरोधी हैं। आंतरिक अनुशासन को मान्यता देते हैं जिसे आत्मानुशासन कहा गया है। अपनी शिक्षा पद्धति में टैगोर ने स्वाभाविक अनुशासन पर बल दिया है और अनुशासन की स्थापना के लिए प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, प्रेरणा को आवश्यक बताया है। आत्मानुशासन के लिए छात्रों को ध्यान धरने का अभ्यास कराना चाहते हैं। उनका कथन है कि आध्यात्मिक विधि से ध्यान धरने द्वारा उचित अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अनुशासन की स्थापना के लिए प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, प्रेरणा आदि को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आवश्यक बताया है कि आदि भावनाओं का बालक में निवास होना चाहिए और अच्छा अनुशासन बालक ध्यान धरने का अभ्यास करने से सीख सकता है, आत्मा अनुशासन सीख सकता है, आध्यात्मिक विधि के द्वारा अच्छा अनुशासन सीख सकता है और एक अच्छा अनुशासन व उचित अनुशासन की स्थापना की जा सकती है। देखिए दोस्तों, टैगोर जी के अनुसार शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षालय संबंधी विचार कि शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक के क्या होने चाहिए, उसके क्या क्या दायित्व होने चाहिए और शिक्षालय यानी विद्यालय
किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्ट, शिक्षार्थी। टैगोर का मत था कि शिक्षार्थी का संबंध प्राकृतिक जीवन से होना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सकता है। शिक्षार्थी में कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विद्यार्थी का जो जीवन है वो प्राकृतिक जीवन होना चाहिए। प्रकृति के वातावरण में जो बालक पलेगा बढ़ेगा तो उसका प्राकृतिक वातावरण होगा। प्रकृति में ही उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होगा। बालक में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। टैगोर जी गुरुकुल प्रणाली के समर्थक हैं और उसी के आधार पर उन्होंने शांति निकेतन में तपोवनवास को अच्छा समझा। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षार्थी में नागरिकता, सहानुभूति, स्फूर्ति और नैतिकता आदि के गुण होने चाहिए। उनमें ब्रह्मचर्य, आंतरिक नियंत्रण की भावना विद्वान होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को सबसे श्रेष्ठ माना है और गुरुकुल प्रणाली के ही आधार पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और उसमें तपोवन वास को सबसे अच्छा समझा कि शिक्षार्थी में नागरिकता, सहानुभूति, स्फूर्ति, नैतिकता आदि गुण होने चाहिए। वही अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा जिसके अंदर ये गुण विद्वान होंगे। और एक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आंतरिक नियंत्रण की भावना होनी चाहिए। वही सबसे अच्छा विद्यार्थी होगा। सेकंड, शिक्षक। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। सेकंड, शिक्षक। टैगोर स्वामी स्वयं शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षक के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वह शिक्षक को देवी प्रकाश से युक्त देखना चाहते थे। कहते हैं कि शिक्षक में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह देवीय प्रकाश को देख सके। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो यश के तेज प्रकाश को नहीं देख सकते वे अध्यापक के पद के अयोग्य हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है वो देवीय प्रकाश से युक्त होता है और वो देवीय प्रकाश को देखने में सक्षम होता है। जो यश के तेज प्रकाश को नहीं देख सकता वो शिक्षक नहीं है, शिक्षक के पद के योग्य नहीं है। एक शिक्षक होता है वो दीपक के समान होता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनीवान करता है, दूसरों को उजाला देता है। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान ज्ञाता होना चाहिए। उसमें प्रेम, मधुरता, सहानुभूति आदि गुण गुण नहीं है तो वह शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसे ब्रह्मचारी, एकांतवासी, चरित्रवान, स्वार्थ रहित, प्रकृति की क्षमता को परखने वाला होना चाहिए। छात्रों को सदैव प्रोत्साहित करते रहना ही शिक्षक का आदर्श है। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। यदि शिक्षक के अंदर प्रेम, सहानुभूति, मधुरता आदि के गुण नहीं हैं तो वो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। शिक्षक को छात्रों के साथ मित्रवत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उसे ब्रह्मचारी, एकांतवासी, चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान होना बहुत ही आवश्यक है और अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। थर्ड, शिक्षालय। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय को का स्थान क्या होना चाहिए, विद्यालय किन किन चीजों से दूर होना चाहिए। शिक्षालय, जैसा कि हमें पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि टैगोर प्राचीन आश्रमों की भांति शिक्षालय की व्यवस्था करना चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षालय नगर के हलचल से दूर शांत स्थानों पर होने चाहिए। प्रकृति की गोद में ही बैठकर ही बालक उचित शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी कारण शिक्षालय का वातावरण प्राकृतिक एवं शांतिमय होना चाहिए। शिक्षालय राष्ट्र की उन्नति को सुरक्षित रखने में समर्थ होने चाहिए। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे विद्यालय
जिस प्रकार गुरुकुल प्रणाली में होता था, गुरुकुल ह- बाहरी क्षेत्रों में मिलते थे, समाज से दूर शांत क्षेत्रों में प्रकृति की गोद में बैठ के बालक सीखते थे। उसी प्रकार कहते हैं कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे विद्यालय भी उसी प्रकार के होने चाहिए। बच्चा प्रकृति की गोद में सबसे अच्छा सीख सकता है, उसे आनंदमय बना सकता है ना? शिक्षालय राष्ट्र की उन्नति को सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्र का उदय हमारे विद्यालयों में से होता है। हमारे राष्ट्र का भविष्य हमारे विद्यालयों में निवास करता है, और बच्चा प्रकृति की गोद में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा सीख सकता है। करके सीखने पर अत्यधिक बल देते हैं। थैंक यू दोस्तों।